दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस देश में जब भी सरकार के अस्तित्व पर संकट गहराने लगता है, जब भी राजनीतिक परिस्थितियां जटिल होने लगती हैं, तब सबकी नजरें बिहार की ओर क्यों मुड़ जाती हैं? आखिर बिहार में ऐसा क्या विशिष्ट है जो इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बार-बार ला खड़ा करता है? ये वही बिहार है जिसने कभी इंदिरा गांधी के सत्ता को सीधी चुनौती देते हुए भारतीय राजनीति की धारा बदल दी थी। परंतु आज के समय में वही बिहार खुद अपने शासन की स्थिति पर आत्ममंथन करने में भी सक्षम नहीं दिखता। यहाँ की परिस्थितियां इतनी जटिल हो गई हैं कि यहाँ के युवाओं के सपने कमजोर पड़ते जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में माफियाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सुशासन की अवधारणा कमजोर हो गई है और कानून का शासन नाम मात्र का रह गया है। इसके बावजूद बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव केवल 6 महीने दूर हैं और राजनीतिक दल अपनी सत्ता की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। सवाल बड़ा हो चला है कि क्या बिहार दोबारा उसी चक्र में फंसने जा रहा है जो पिछले 5 दशकों में समय समय पर देखा गया है? याद कीजिए वह दौर जब बिहार में कांग्रेस की सत्ता थी, जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। यह वही समय था जब भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। ऐसा कहा जाता था कि पटना के सचिवालय में एक ठेके पर मुख्यमंत्री की मोहर लगने के तुरंत बाद वही ठेका अलग अलग 3 अन्य ठेकेदारों को भी दे दिया जाता था। पटना से बक्सर के लिए रवाना होने वाले ठेकेदार को रास्ते में ही यह सूचना मिल जाती थी कि उसका ठेका निरस्त कर दिया गया है। यह भ्रष्टाचार का वह दौर था जब सत्ता का हर कोना पैसे के दम पर संचालित होता था। यह दौर कांग्रेस शासन का था, जहां पूंजी का प्रभाव इतना प्रबल था कि यह व्यवस्था के मूल को हिला रहा था। इसके बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की बयार चली। मंडल और कमंडल की राजनीति ने देश भर में अपनी छाप छोड़ी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास किया। जनता ने सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन क्या इससे हालात बदले? करप्शन के चंगुल से निकलने की कोशिश में बिहार माफियाओं के शिकंजे में फंस गया। अपराध और हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे विपक्ष जंगलराज कहने से नहीं चूकता। एक समय था जब लालू और नीतीश साथ साथ थे, फिर वे आमने सामने आ गए और बिहार का राजनीतिक परिदृश्य और अधिक उलझता चला गया। चारा घोटाले ने बिहार की छवि को और अधिक धूमिल किया। इस घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव तक कई बड़े नाम सामने आए। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने सुशासन के नारे के साथ सत्ता संभाली। ऐसा लगा कि अब बिहार में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। कुछ वर्षों तक यह बदलाव दिखा भी, लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब बिहार की राजनीति एक बार फिर अस्थिर हो गई। नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और पुनः महागठबंधन के साथ जुड़ गए। बिहार में एक बार फिर सत्ता संघर्ष गहरा गया और गवर्नेंस कमजोर पड़ने लगा। आज की स्थिति यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और माफिया तंत्र सत्ता पर हावी हो चुका है। जेलों से अपराधी रिहा हो रहे हैं और चुनाव की रणनीतियां बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार बिहार की जनता किसे सत्ता सौंपेगी? क्या परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी या फिर कोई बड़ा बदलाव आएगा? अगर हम अतीत में झांकें तो एक समय था जब बिहार की राजनीति क्रांति और परिवर्तन के लिए जानी जाती थी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। बिहार अब अतीत की यादों में खोया हुआ सा प्रतीत होता है। आज के समय में तकनीक के सहारे बिहार आगे बढ़ना चाहता है। सरकार का दावा है कि 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस तुरंत सहायता के लिए पहुंचेगी। लेकिन क्या यह व्यवस्था सच में प्रभावी है? बीते 24 घंटों में 2 एएसआई की हत्या कर दी गई, जिससे यह साफ हो गया कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। मुंगेर की घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं हैं। बिहार के युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। लगभग 75 लाख छात्र बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली आम हो चुकी है।
बीपीएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिससे छात्रों के सपने चूर चूर हो गए। जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। वहीं दूसरी ओर अपराधियों के सामने पुलिस भी असहाय नजर आती है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। कांग्रेस 35 साल पहले सत्ता में थी। आरजेडी ने भी 15 साल तक शासन किया, लेकिन बिहार की हालत नहीं बदली। नीतीश कुमार भी बीजेपी को इतनी सीटें नहीं देना चाहते कि वह बिहार में अपने दम पर सरकार बना सके। वहीं उनके स्वास्थ्य और गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की हाल की हरकतें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने सिपाहियों से जबरन डांस करने को कहा और धमकी दी कि अगर उन्होंने ठुमका नहीं लगाया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह घटना बताती है कि बिहार में कानून का शासन किस हद तक कमजोर हो चुका है। तेज प्रताप का यह रवैया पुलिस की बेबसी को दर्शाता है। तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, लूट और हत्याएं आम हो गई हैं और सरकार गहरी नींद में सो रही है। प्रतिदिन लगभग 200 हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू भी इस स्थिति को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि अपराधियों को एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, लेकिन क्या इससे बिहार की समस्याएं हल हो जाएंगी? बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। यहां की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और औद्योगिक विकास न के बराबर है। आज बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों में उलझ चुकी है। रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पप्पू यादव भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अतीत में उन पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। यह विरोधाभास बिहार की राजनीति का नया चेहरा बन चुका है। तो सवाल यह है कि बिहार का भविष्य क्या होगा? क्या बिहार फिर से पुराने दौर में लौटेगा या कोई नया विकल्प उभरेगा? क्या बिहार की जनता इस बार कोई ठोस निर्णय ले पाएगी? यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार की दिशा तय करने का चुनाव होगा।